ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर। देखो मोल क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है। जैसे हम बोलते हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। या हमारे पास है जैसे एक छोटा सा सॉलिड का पीस है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो मैं बोलूँ मिलियन पार्टिकल्स है, बिलियन पार्टिकल्स है, ट्रिलियन पार्टिकल्स है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट है उसको बताने के लिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को बताने के लिए हमारे पास एक टर्म दिया गया जिसे हम बोलते हैं मोल। तो 1 मोल जो है वो किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट होती है जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं। देखो, कार्बन 12 जो है वो कार्बन का एक आइसोटॉप है और कार्बन 12 जो है उसको स्टैंडर्ड लिया गया मोल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये क्या बोलता है कि 1 मोल जो है वो किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट होती है जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जितने कार्बन 12 आइसोटॉप के 12 ग्राम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 1 मोल जो होता है उसके अंदर अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मीन्स आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स का नंबर बताना है तो 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। और ये जो नंबर है इसे ही हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और एक टर्म आती है एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो नंबर तो सिर्फ ये इतना इतना नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। और एवोगैड्रो कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स या जो भी कुछ है पर मोल, ठीक है। इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर मोल में प्रेजेंट है तो वो हमारा एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है। और ये सिर्फ नंबर जो है वो हमारा क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। फिर 1 मोल की अगर हम बात करें तो मोल जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मोल का फॉर्मूला हमारे पास आता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी जो 1 मोल सब्सटेंस है उसका मास जो होगा वो ही उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। कैसे आया ये हमारा, मैं अगर मॉलिक्यूलर वेट को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मॉलिक्यूलर वेट इज़ इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। अब मैंने इसको फिक्स कर दिया, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि ये कितना है, 1 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या डेफिनेशन दी कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसका अमाउंट हमने कितना कर लिया, 1 मोल कर लिया। तो 1 मोल सब्सटेंस का जो वेट है वो ही उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और आती है हमारे पास, वो देखना। एक तो हम बोलते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ठीक है। समझना, मॉलिक्यूल्स या एटम्स यानी इतने मॉलिक्यूल्स जिनका मास कितना है, 1 ग्राम है, या इतने एटम्स जिनका मास कितना है, 1 ग्राम है। एक मैं बोलूँ 1 ग्राम जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो 1 ग्राम एटम्स और 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, जब गैप नहीं है, 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल्स। तो याद रखना, मैंने आपको जो बताया उसको कि 1 ग्राम जो है हमारे पास जो टर्म आ रही है वो क्या है, 1 ग्राम एटम जो है वो, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल जब गैप नहीं दिया हुआ तो वो 1 मोल ही है। और ऐसे बोल दिया 1 ग्राम गैप फिर मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं जिसको हम, अब देखो
हम करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स जिसके ऊपर हमारे कई सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब देखना, यहाँ पे हमारे पास आता है मोल। अगर हमें मोल को वॉल्यूम ऑफ गैसेस या मास में चेंज करना है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हमने सबसे पहले मोल का फॉर्मूला पढ़ा था। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने मोल निकाल लिया। मान लो हमें वेट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से गिवन वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने के बाद अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैसेस निकालनी है, तब तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 22.4 लीटर से। और अगर वॉल्यूम ऑफ गैसेस को हमें कन्वर्ट करना है मोल के अंदर, तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखना, अगर हमारे को मोल को मास में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें मास को मोल में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको क्या कर देंगे? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। सेम हमारे पास जो है नेक्स्ट जो आता है, वो भी यही फॉर्मूला है कि मोल जो है उसको हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को करना है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। अगर मोल को हमें मैटर के मास में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मास को कन्वर्ट करना है मोल में तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। मीन्स आप कुछ भी करो, अगर किसी भी चीज़ को मोल में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको तो आप क्या करते जाओगे? डिवाइड करते जाओगे। और अगर मोल को किसी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको क्या करते जाओगे? मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है। अब देखना, हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.2 ग्राम CO2। अब इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो है हमारे पास कि एटॉमिक मास क्या होता है। इसके अलावा हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे पहले हम। तो देखो, एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास की जो ज़रूरत है वो हमें क्यों पड़ी? हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, और एटम्स बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और उनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है। इसलिए किसी भी एटम के मास को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। तो क्या किया गया? पहले एक किसी एटम के मास को 1 AMU अज्यूम कर लिया गया, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 AMU अज्यूम कर लिया गया, यानी उसको उसके रेस्पेक्ट में फिर अदर एलिमेंट्स के मास को कैलकुलेट किया गया। और सबसे पहले हाइड्रोजन जो है उसको स्टैंडर्ड लिया गया, उसका मास 1U या 1 AMU बोला गया। फिर उसके बाद में स्टैंडर्डाइज किया गया ऑक्सीजन को। और अभी जो हमारे पास है वो है कार्बन। कार्बन जो है उसको क्या लिया गया है? स्टैंडर्ड लिया गया है। अब इसके रेस्पेक्ट में डेफिनेशन दी हुई है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है कार्बन 12 के 1/12 मास के। अब देखो कैसे, कार्बन 12 जो है उसका मास कितना होगा? हमारा 12 होगा, और इसका 1/12 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस 1 के रेस्पेक्ट में क्या करते जाएंगे? हम अदर एलिमेंट्स के मास को कैलकुलेट करते जाएंगे। तो एटॉमिक मास क्या हो गया? मास ऑफ एलिमेंट, इधर कुछ नहीं है, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, और 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 कितना होगा? 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एलिमेंट का मास निकल के आ जाएगा, और वो एलिमेंट का मास ही क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। और 1 AMU जो होता है वो क्या होता है? 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। और अभी जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको रिप्लेस कर दिया गया है U से, जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है? कार्बन 12 के 1/12 मास के इक्वल जो होता है मास,
वो क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अब एटॉमिक मास के साथ साथ हमारे पास जो एक टर्म और आती है वो आती है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम क्या देखते हैं, कोई भी जो एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन की बात करूँ, उसका एटॉमिक मास कितना आ रहा है 35.5। ये तो हो सकता है 34 हो, 12 हो, 13 हो, ठीक है, लेकिन डेसिमल्स में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आइसोटॉप्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप है, 12, 13, 14। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप है, 35, 37, ठीक है। तो अब हमें इनके लिए क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, और उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, A1x1 प्लस A2x2 डॉट 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 ANxN अपॉन 100। यहाँ पे जो A1 A2 है वो तो है एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास, जैसे 12, 13, 14 जो भी है, और क्लोरीन के लिए 35, 37 ये। और X1 X2 जो है वो उसकी क्या है, रिलेटिव अबंडेंस है। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कार्बन का कोई आइसोटॉप 90% एग्जिस्ट कर रहा है, कोई आइसोटॉप 10% एग्जिस्ट कर रहा है, कोई आइसोटॉप 1% एग्जिस्ट करता है, वो उसकी क्या है, रिलेटिव अबंडेंस है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास को उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब के लिए सम कर लेंगे, और फिर उसके बाद उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज जो है वो हमारा 100 के रेस्पेक्ट में निकलता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। इसके बाद में देखना, हमने एटॉमिक मास पढ़ा था अभी ऊपर, जैसे ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास आ रहा है, ठीक है, एटॉमिक मास। फिर हमारे पास एटॉमिक मास जो आया उससे हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। अब हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन जो है उसका 1 होता है, और ऑक्सीजन जो है उसका कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसके एटॉमिक मास को, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखना, हमारे पास 6 एटम जो है, ये 9th में भी पढ़ा है आपने, 6 एटम कार्बन के हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, और 12 का कितना हो जाएगा, और 6 कार्बन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम है, 1 का 16 होता है, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 180 म्यू। ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। यानी एटॉमिक मास से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक टर्म आती है फार्मूला मास। फार्मूला मास बोल दो या मॉलिक्यूलर मास बोल दो, एक ही बात है, बट फार्मूला मास हम जो यूज़ में लेते हैं वो लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए, NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, ठीक है। ऐसे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कैटायन एनायन प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए हम मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या टर्म यूज़ में ले लेते हैं, फार्मूला मास। और सेम वैसे ही निकालेंगे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, प्लस क्लोरीन के 2 एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक एटम का कितना होता है 35.5, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 111 U। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक मास हमें लर्न करने हैं एलिमेंट्स के, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5। ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास हमें लर्न होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। फिर उनसे हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स गिवन है तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फार्मूला मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर जो हमने लास्ट छोड़ा था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.2 ग्राम ऑफ CO2, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट तो हमारा कितना है, 2.2। मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे CO2 का, ये रहा देखो, कार्बन जो होता है उसका 12 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 हो गया, मतलब 16 मल्टीप्लाई 2,
तो 44 आ गया। अब ये 44 जो आया है ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट। तो इस गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स निकल के आ जाएंगे। उसके बाद देखो और भी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपको गिवन है आपके पास। देखो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ 0.05 ग्राम, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जो वाटर ड्रॉप है उसका वेट इतना है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखो सबसे पहले आप वही क्या कैलकुलेट कर लोगे, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे। नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने का हमारे पास वही सेम फॉर्मूला है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमारे को कितना गिवन है, 0.05 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हम वाटर का निकाल लेंगे, कितना आता है 2 + 16 यानी 18 आ जाएगा। ये तो हमारे क्या निकल गए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मोल्स निकल गए। अब हमने पढ़ा था कि जब हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, चाहे एटम्स पूछे चाहे मॉलिक्यूल्स पूछे, हम क्या करेंगे, मोल्स निकालने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे क्या निकल गए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकल गए। तो इस तरीके से आपको वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस जो है मैंने नोट्स में डाले हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सारे क्वेश्चन इसी काइंड के हैं, किसी में मोल निकालना है, किसी में मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, किसी में पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है। तो आपको वही सेम फार्मूला अप्लाई करना है, मोल निकाल के, और उसको अगर पार्टिकल्स निकालने हैं या मास निकालना है आपको या वॉल्यूम निकालना है आपको, तब तो आप मल्टीप्लाई कर देना, और अगर आपको मोल निकालने हैं तब आप डिवाइड कर देना, ठीक है। अब देखो हम इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। इम्पॉर्टेंस वही है जो हमने पढ़ी है कि हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंस क्या है कि हमने पढ़ा था अभी पीछे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से कि जो सेम गैसेस के सेम वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मींस वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो सब्सटेंस है उसके मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो गैस है उसके लिए वॉल्यूम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अभी पीछे पढ़ ली थी। अब देखो हमारे पास टर्म आती है परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन, जो आप परसेंटेज निकालते हो वही परसेंटेज कंपोजिशन है कि आपके 600 में से 550 मार्क्स आए तो आपके कितने परसेंट बने, उसे ही हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। तो यही तो करते हो, टोटल जितना भी होता है उसको कहाँ लिख दोगे, नीचे लिख दोगे। टोटल कंपाउंड के मास को नीचे लिख दिया। अगर हमें एक का निकालना है तो उसके मास को कहाँ लिख दो, ऊपर लिख दो, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जैसे आप करते हो कि टोटल मार्क्स को नीचे, जितने मार्क्स आए हैं उनको ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही परसेंटेज निकालना है। एग्जाम्पल देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें क्या करना है, Al2O3 के अंदर हमारे को एलुमिनियम और ऑक्सीजन के परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। एलुमिनियम का कितना होता है 27, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 54। 54 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो कितने हो जाएंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 48। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 102। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 102। तो टोटल को तो हमने ऊपर लिख दिया। फिर हमें अलग अलग एलिमेंट का निकालना है, तो पहले हम एलुमिनियम का निकालते हैं। एलुमिनियम के 2 एटम हैं तो कितना निकल के आएगा, एक का 27 है तो 2 के कितने हो जाएंगे 54 अपॉन में 100। और ऑक्सीजन का निकालना है तो आप ये जो आया है इसको 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो, या फिर वही सेम मेथड 102 को नीचे रख दिया और ऑक्सीजन के 3 एटम है जिनका 48 है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से किसका निकल के आ जाएगा, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास निकल के परसेंटेज जो है वो निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास टर्म आती है, वो आती है एम्पिरिकल फार्मूला। किसी भी एलिमेंट को जब हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लिखते हैं तो वो उसका क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। एग्जाम्पल देखना, जैसे मैं बोलूँ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
ये तो इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि हमने कंप्लीट नंबर्स के साथ शो किया है। लेकिन इसको अगर मैं सिंपलेस्ट रेशो में चेंज करूँ तो ये क्या आएगा, 1:1। मतलब मैं इसको क्या लिखूँ, HO लिखूँ। तो ये इसका क्या है, इम्प्रिकल फार्मूला है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये तो इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। बट मैं इसको क्या लिखूँ, 1:2:1, यानी क्या लिखूँ, CH2O। तो ये इसका क्या हो गया, इम्प्रिकल फार्मूला हो गया। तो जब भी किसी एलिमेंट को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के साथ, एटम्स के जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है उसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो उसका इम्प्रिकल फार्मूला होता है। और अगर हम कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ रिप्रेजेंट करें तो वो उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अभी एग्जांपल बताया था मैंने आपको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन हम सिंपलेस्ट नंबर में लिखे तो ये इसका क्या हो गया, इम्प्रिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्प्रिकल फार्मूला के बीच रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्प्रिकल फार्मूला। n हमारे पास कोई भी होल नंबर आएगा, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी, और EF मतलब इम्प्रिकल फार्मूला। अब देखो इम्प्रिकल फार्मूला करने के, कैलकुलेट करने के स्टेप्स। यहाँ देखना, हमारे को जो है एलिमेंट्स गिवन है इधर, एक तो हमारे पास कार्बन गिवन है, एक हमारे पास हाइड्रोजन गिवन है, और दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास क्लोरीन गिवन है। कार्बन जो है उसका परसेंटेज हमारे पास देखना कितना गिवन है। आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो गिवन होगा, उसके अंदर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। जैसे यहाँ देखो, हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको 4.07, कार्बन का ये और क्लोरीन का ये गिवन है। सबसे पहले आप इनके एटॉमिक मास बताओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। ये हमें क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन होगा कि कोई भी हमारा सैंपल है, सैंपल का मतलब उसके अंदर टोटल जो भी एटम्स होंगे वो 100% ही होंगे। इसका मतलब हमारा हाइड्रोजन इतना परसेंट है, उसमें कार्बन इतना परसेंट है और क्लोरीन इतना परसेंट है। या फिर आपको ऐसे भी बोल सकता है कि कोई भी सैंपल के अंदर हाइड्रोजन इतना परसेंट है, कार्बन इतना परसेंट है और बचा हुआ क्लोरीन या ऑक्सीजन कोई भी एटम है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको बोल दिया रिमेनिंग इतना है तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, रिमेनिंग निकल जाएगा। फिर उसके बाद देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे एटॉमिक मास लिखोगे जो भी एलिमेंट्स गिवन है उनके, फिर आप उनके मोल्स निकालोगे। और अब हमें पता है मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, या एटॉमिक वेट। अब ये जो आपको परसेंटेज गिवन है ये 100 के रेस्पेक्ट में ही गिवन है। इसका मतलब अगर हम इनके परसेंटेज हटाएंगे तो भी हमारे पास यही आएगा ना। अगर मैं बोलूँ 100% में 4% जो है वो हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 ग्राम के अंदर 4 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। यही हुआ ना परसेंटेज का मतलब। तो हम यहाँ पे जो परसेंटेज गिवन है हमें, वो ही इनका क्या हो जाएगा, गिवन वेट। और गिवन वेट को हम इस एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, मोल्स निकल के आ जाएंगे। तो देखो हमने परसेंटेज लिखे, फिर एटॉमिक मास लिखे, अब इनके मोल्स निकालने हैं। तो 4.07 को 1 से डिवाइड किया, 24 को 12 से डिवाइड किया, 71 को 35.5 से डिवाइड किया, तो हमारे ये मोल्स निकल के आ गए। अब ये जो मोल्स हमारे निकल के आए हैं, इन मोल्स को हमें सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। जैसे 4.07, 2.0, 2.01, इसमें सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है, 2.018 है ना। हमें इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशो में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। कर दिया हमने, ठीक है। ये करने के बाद हमारे पास कितना आया, 2, 1.004 और 1। इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, ये 2 हो गया, ये 1 ही होगा अप्रॉक्सी, और ये भी 1 होगा। तो हमारा क्या आ रहा है, हाइड्रोजन तो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, कार्बन जो है वो 1 आ रहा है, और क्लोरीन जो है वो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये रहा। कार्बन तो 1 है, हाइड्रोजन हमारे 2 है, और क्लोरीन हमारा 1 है, और 1 को हमें लिखने की नीड नहीं होती। तो ये क्या बन गया, CH2Cl। ये हमारा क्या आया है, इम्प्रिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आया है अभी तक, ये हमारा क्या है, इम्प्रिकल फार्मूला है, ठीक है।
अब इस इम्प्रिकल फार्मूला, यहाँ तो हमने क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन सीखी है इम्प्रिकल फार्मूला की, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको इम्प्रिकल फार्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ सकता है। जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे, जैसे आपको यहाँ पे ये पूछ लिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले ये जो भी दिया हुआ है आप इसका क्या निकालो, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालो। कैसे निकालोगे, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस क्लोरीन का 35.5 हो गया। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, जो भी आ रहा है आपको ऐड करने के बाद आप इसको ऐड कर लो, जितना भी निकल के आ रहा है ये आ जाएगा निकल के, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा एक मॉलिक्यूलर वेट, और आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे कि तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, n निकल के आ जाएगा। n निकलने के बाद आप वही फार्मूला अप्लाई कर देना जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, n को किससे मल्टीप्लाई कर देना, इम्प्रिकल फार्मूला से, तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। और हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक।